महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री चंद्रकांत पाटिल जी, श्री राधाकृष्ण पाटिल जी, सुजय विखे पाटिल जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, सभी मेरे किसान साथी, देवियों और सज्जनों, छत्रपति शिवाजी महाराज तसेच वीर वीरांगणा व कर्मयोग्यांची भूमी असलेला महाराष्ट्रास मी वंदन करतो. मैं राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, उनके परिवार और अहमदनगर के सभी साथियों का हृदय से बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस पुण्य अवसर से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया. पहले तो वहां आना तय हुआ था, आप सबके बीच इस अवसर में शरीक होना था, लेकिन कोरोना के कारण आज वर्चुअली इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है. साथियों, डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी के आत्मकथा का विमोचन आज भले हुआ हो, लेकिन उनके जीवन की कथाएं आपको महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में मिलेगी. मैंने भी ये नजदीक से देखा है कि कैसे डॉक्टर विट्ठलराव विखे पाटिल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए बाला साहब विखे पाटिल ने महाराष्ट्र के विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया था. गांव, गरीब, किसान, इसका जीवन आसान बनाना, उनके दुख, उनकी तकलीफ कम करना विखे पाटिल जी के जीवन का मूल मंत्र रहा है. अपनी आत्मकथा में भी उन्होंने लिखा है, मी स्वतः सत्तेपासून वा राजकारणापासून अलिप्त राहिलो नाही, मात्र समाजासाठीच राजकारण आणि सत्ता हे पथ्य भी कायम सांभाळलं. राजकारण करताना माझ्या सतत समाजाचे प्रश्न सोडवण्यावर भर राहिला. उन्होंने सत्ता और राजनीति के जरिए हमेशा समाज की भलाई का प्रयास किया. उन्होंने हमेशा इसी बात पर बल दिया कि राजनीति को समाज के सार्थक बदलाव का माध्यम कैसे बनाया जाए, गांव और गरीब की समस्याओं का समाधान कैसे हो. बाला साहब विखे पाटिल जी की यही सोच उन्हें दूसरों से अलग करती थी. यही वजह है कि आज भी उनका हर पार्टी, हर दल में बहुत सम्मान है. और यही बात अभी उद्धव जी ने भी बताई, देवेंद्र जी ने बताई, चंद्रकांत जी ने बताई. गांव गरीब के विकास के लिए, शिक्षा के लिए उनका योगदान हो, महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव की सफलता का उनका प्रयास हो, ये आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देगा. और इसलिए बाला साहब विखे पाटिल जी के जीवन पर ये किताब हमारे लिए भी, समाज जीवन में काम करने की इच्छा रखने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. साथियों, डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी ने गांव, गरीब और किसान के दुख को, उसके दर्द को नजदीक से देखा, समझा, अनुभव किया. इसलिए
वो किसानों को एक साथ लाए, उन्हें सहकार से जोड़ा। ये उन्हीं का प्रयास है कि जो इलाका कभी अभाव में जीने को मजबूर था, आज उसकी तस्वीर बदल गई है। सहकारिता के महत्व पर उन्होंने लिखा है कि सहकारी चळवळ ही खरी निधर्मी चळवळ आहे। सेक्युलरिज्म की उनकी व्याख्या है, हे निधर्मी चळवळ आहे। ती कुठल्या जातीची किंवा धर्माची बटीक नाही। आतापर्यंत सगळ्या समाजाला जाती नाही प्रतिनिधित्व दिले आहे। यानी सहकारिता अभियान सच्चे अर्थों में निष्पक्ष होता है। इसका किसी भी जाति और पंथ से कोई सरोकार नहीं होता। इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। एक प्रकार से उनके लिए सहकारिता सबके साथ से सबके कल्याण का सही मार्ग थी। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, अटल जी की सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने देश के अनेक क्षेत्रों में सहकारिता को बढ़ावा दिया, उसके लिए प्रयास किया। ऐसे में उनके आत्मचरित्र के लिए देह वेचावा कारणी, देह वेचावा कारणी, ये नाम बहुत ही प्रासंगिक है, बिल्कुल सटीक है। संत तुकाराम जी महाराज जी, इनकी इन पंक्तियों में बाला साहब विखे पाटिल जी के जीवन का सार है। साथियों, जब देश में ग्रामीण शिक्षा की उतनी चर्चा भी नहीं होती थी, तब प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने गांवों के युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया। इस सोसाइटी के माध्यम से गांव के युवाओं के शिक्षा और कौशल विकास को लेकर गांव में चेतना जगाने के लिए उन्होंने जो काम किया वो हम भली भांति जानते हैं। ऐसे में आज से प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी के साथ भी बाला साहब का नाम जुड़ना उतना ही उचित है। वो गांव में खेती में शिक्षा का महत्व समझते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, शेतीच कौशल्य असल्याशिवाय सुशिक्षित माणूस ही सहज शेती करू शकत नाही। खरं तर शेतीला एंटरप्राइज का म्हणता नाहीत। यानी व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अगर उसमें खेती का कौशल नहीं हो तो वो कभी खेती नहीं कर पाएगा। जब ऐसी बात है तो हमें खेती को एंटरप्राइज क्यों नहीं कहते। साथियों, बाला साहब विखे पाटिल जी के मन में ये प्रश्न ऐसे ही नहीं आया। जमीन पर दशकों तक उन्होंने जो अनुभव किया, उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही। बाला साहब विखे पाटिल जी के इस सवाल का उत्तर आज के ऐतिहासिक कृषि सुधारों में भी है। आज खेती को, किसान को अन्नदाता की भूमिका से आगे बढ़ाते हुए उसको उद्यमी बनाने, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। चीनी में जो चमत्कार महाराष्ट्र में हुआ, जो क्रांति, श्वेत क्रांति, दूध की क्रांति गुजरात में हुई, जो बदलाव गेहूं हरियाणा और पंजाब में भी किया,
लोकल इकोनॉमी, लोकल एंटरप्राइज के यही मॉडल देश को आगे लेकर जाएंगे। साथियों, आजादी के बाद एक ऐसा भी दौर आया जब देश के पास पेट भरने को भी पर्याप्त अन्न नहीं था। उस परिस्थिति में सरकार की प्राथमिकता थी कि कैसे फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़े। इसलिए सारा ध्यान बस उसी पर था कि किसान क्या फसल पैदा करे, अधिक फसल कैसे पैदा करें, कितना पैदा करें। हमारे किसानों ने भी अपना पसीना बहाया, जी तोड़ मेहनत की और देश की जरूरत को उससे भी अधिक फसल पैदा करके पूरा किया। लेकिन प्रोडक्टिविटी की इस चिंता में सरकारों का, नीतियों का ध्यान किसान की प्रॉफिटेबिलिटी पर गया ही नहीं। किसान की आमदनी लोग भूल ही गए। लेकिन पहली बार अभी सोच को बदला गया है। देश ने पहली बार किसान की आय की चिंता की है, उसकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। चाहे वो एमएसपी को लागू करने, एमएसपी को बढ़ाने का फैसला हो, यूरिया की नीम कोटिंग हो, बेहतर फसल बीमा हो, सरकार ने किसानों की हर छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को छोटे छोटे खर्चे के लिए दूसरों के पास जाने की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं। इतना ही नहीं, कोल्ड चेन्स, मेगा फूड पार्क्स और एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है। गांव के हाटों से लेकर के बड़ी मंडियों के आधुनिकीकरण से भी किसानों को लाभ होने वाला है। साथियों, बाला साहब विखे पाटिल जी कहते थे, शेती निसर्गाधारित केली जात होती, हे ज्ञान आज सांभाळून ठेवलं पाहिजे, तसेच नव्या आणि जुनाच्या मेळ तळी घातला पाहिजे। यानी पहले के समय खेतीबाड़ी प्राकृतिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए की जाती थी। पहले के उस ज्ञान को हमें संरक्षित रखना चाहिए। कृषि में नए और पुराने तौर तरीकों का मेल करना बहुत जरूरी है। नए और पुराने तौर तरीकों के मेल का बहुत सटीक उदाहरण है गन्ने की फसल, शुगर केन। अहमदनगर, पुणे और आसपास के क्षेत्र में तो ये और महत्वपूर्ण है। अब गन्ने से चीनी के साथ साथ इथेनॉल निकालने के लिए भी उद्योग लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी 100 के करीब ऐसे उद्योग चल रहे हैं और दर्जनों नए उद्योगों को जरूरी मदद की स्वीकृति भी मिल चुकी है। जैसे जैसे पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की क्षमता बढ़ेगी, वैसे वैसे तेल का जो पैसा बाहर जा रहा है वो किसानों की जेब में आया करेगा। साथियों, डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी महाराष्ट्र के गांवों की एक और समस्या के समाधान को लेकर हमेशा प्रयासरत रहे और जिसका भी विस्तार से वर्णन देवेंद्र जी ने अपने भाषण में किया। ये समस्या है पीने और सिंचाई के पानी की दिक्कत। महाराष्ट्र में पानी परिषदों के माध्यम से उन्होंने इस दिशा में
एक जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की थी। आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि साल 2014 के बाद ऐसे प्रयासों को अभूतपूर्व बल दिया गया है और देवेंद्र जी की सरकार की तो पहचान ही इस पानी के काम के कारण गांव-गांव, घर-घर तक पहुंची हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत महाराष्ट्र में बरसों से लटकी 26 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तेजी से काम किया गया। इनमें से 9 योजनाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं। इनके पूरा होने से करीब करीब 5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिली है। इसी तरह जुलाई 2018 में महाराष्ट्र की छोटी बड़ी 90 और सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया था। अगले 2-3 साल में जब इन पर काम पूरा होगा तो करीब 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई की सुविधा से जुड़ेगी। राज्य के 13 जिले ऐसे भी हैं जहां भूजल स्तर काफी कम है। इन जिलों में अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। साथियों, सिर्फ सिंचाई ही नहीं, गांवों के हर परिवार को शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम भी महाराष्ट्र की धरती पर तेज गति से चल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत बीते साल भर में महाराष्ट्र के 19 लाख परिवारों को शुद्ध जल की सुविधा दी जा चुकी है। इसमें से 13 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की, उन परिवारों को तो कोरोना महामारी के दौरान भी पानी पहुंचाने का काम पूरा किया गया है। कोशिश ये है कि जिस प्रकार घर घर शौचालय बनाकर जिस तरह बहनों बेटियों को सम्मान और सुविधा दी गई, उसी तरह नल से जल पहुंचाकर उनके समय और श्रम को भी बचाया जाए। और शुद्ध पानी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। साथियों, गांवों की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में माइक्रो फाइनेंस इसका विशेष रोल है। मुद्रा जैसी योजना से गांव में स्वरोजगारी की संभावनाएं बढ़ी हैं। यही नहीं, बीते सालों में देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई करीब करीब 7 करोड़ बहनों को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को, तीनों को बैंकों से आसान ऋण मिल पाए, इसके लिए सभी को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। लगभग 2.5 करोड़ छोटे किसान परिवार जो पहले किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित थे, उनको अब अभियान चला करके ये सुविधा दी जा रही है। साथियों, गांव में रहने वालों में, गरीबों में जब विश्वास जगेगा, जब उनका आत्मविश्वास मजबूत होगा, तो आत्मनिर्भरता का संकल्प भी मजबूत होगा। गांवों में आत्मनिर्भरता का यही विश्वास बाला साहब विखे पाटिल जी भी जगाना चाहते थे, जीवन भर जगाते रहे थे। मुझे विश्वास है कि जो भी उनकी इस आत्मकथा को पढ़ेगा, उसके भीतर नई चेतना का संचार होगा। मैं फिर एक बार बाला साहब विखे पाटिल को आदरपूर्वक नमन करते हुए आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बात जरूर आग्रह से कहना चाहूंगा।
और महाराष्ट्र के लोगों से तो विशेष रूप से कहना चाहूंगा, कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। महाराष्ट्र में ये चिंता और जरा ज्यादा है और इसलिए मेरी महाराष्ट्र के सभी नागरिक भाइयों बहनों से करबद्ध प्रार्थना है कि चेहरे पर मास्क, बार बार हाथ धोना, साफ सफाई रखना, 2 गज की दूरी, इन नियमों में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। हमें हमेशा याद रखना है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमें ये लड़ाई जरूर जीतेंगे, जीतनी है, जीतेंगे। फिर एक बार बाला साहब के पूरे परिवार को बहुत आदर के साथ, क्योंकि 4 पीढ़ी समाज सेवा में लगी रहे, ये छोटी बात नहीं है जी। और खुशी की बात यह है कि हर पीढ़ी ज्यादा कर रही है, अच्छा कर रही है। वरना हम जानते हैं कुछ पीढ़ियां ऐसी हैं, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी थोड़ी कम ताकतवर नजर आती है, तीसरी पीढ़ी और कम नजर आती है और धीरे धीरे डिटोरेशन दिखता है। जबकि बाला साहब के संस्कार ऐसे रहे हैं कि उनकी सब पीढ़ी उत्तरोत्तर अधिक शक्ति, अधिक अच्छे संस्कारों के साथ जन सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे परिवार को भी आज प्रणाम करने का अवसर है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।